और आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपना छाता खोल दिया। हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा समझाइए, क्योंकि जो कहा जा रहा था वो ये कि देखिए कितने भले व्यक्ति हैं राहुल गांधी, राजनीति से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो ममता बनर्जी जिन्होंने उनको कोई ज़मीन नहीं दी, उस ममता बनर्जी को वो आसमान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, आप लोगों को नहीं हंसना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए आप 24 घंटे से पहले ही तो कांग्रेस पार्टी और टीएमसी आपस में चुनाव लड़े थे, एक दूसरे के साथ नहीं, एक दूसरे के खिलाफ लड़े थे। और फिर बड़ा दिल दिखाते हुए राहुल गांधी ने, आप उसे छाता खोलना कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ बड़ा दिल दिखाते हुए, लेकिन आप कह रहे हैं इसमें भी राजनीति है। नहीं, इसमें अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टी का और अपनी राजनीति का सर्वाइवल ढूंढ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी ने उस वक्त राजनीति नहीं की जब वो मुख्यमंत्री थी, जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा था? क्या उन्होंने इस बात को लेकर सोचा कि नहीं, इंडिया गठबंधन की मजबूती होगी तो हम सबका सर्वाइवल होगा? तब उन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा और गठबंधन को छोड़ दिया। आज जब धीरे धीरे करके रीजनल पार्टीज को बीजेपी खत्म कर रही है, तो जब वो चुनाव हार गई, खुद भी चुनाव हार गई, उनकी पार्टी भी हार गई, तब उनको याद है इंडिया गठबंधन की। ऐसा क्यों? पहले क्यों नहीं आई? पहले कहाँ गए थे आप? आप तो कभी जिक्र भी नहीं करते थे वोट चोरी के मुद्दे पे। जब तेजस्वी यादव ने और राहुल गांधी ने यात्रा निकाली, आपने कोई जिक्र ही नहीं किया उस बात का। कभी भी आपने जब महाराष्ट्र को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हरियाणा को लेकर वोट चोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, आपने जिक्र तक नहीं किया उस बात का। आप कभी भी संसद के अंदर भी आप कभी विपक्ष के साथ नहीं आई, जितने भी इश्यूज थे। अब जब आपको ये लगा कि मेरी जमीन खिसक रही है, क्योंकि इसलिए लगा अरफा कि अगर 2029 के लोकसभा चुनाव में अब ममता की मजबूरी हो गई है कि वो कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, अकेली जाएंगी तो उनसे उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। जिस ममता से हाथ जोड़ के 2024 में सीटें मांगी जा रही थी, अब उस ममता की ये मजबूरी है कि वो कांग्रेस पार्टी को सीटें देगी और कहीं ना कहीं लेफ्ट के लिए भी फ्रेंडली सीटें छोड़नी पड़ेंगी। अदरवाइज आपका सर्वाइवल नहीं हो सकता। अब राजनीति में आपका जो तो बेस वोट बैंक है वो चला जाएगा। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस शर्मनाक हार के बाद, बहुत ही बुरी हार है, मतलब सिर्फ हार नहीं, काफी बुरी हार है। और इसमें यह भी माना जा रहा है कि चूंकि बंगाल में जिस तरह की राजनीति है वो ये होती है कि हु कंट्रोल्स द स्ट्रीट, यानी सड़क का राजा कौन है, सड़क का गुंडा कौन है, और इस हिसाब से जिसकी सरकार नहीं है उसका कार्डर शिफ्ट होके चला जाता है दूसरी पार्टी में जिसकी सरकार आती है। वाम दलों का कार्डर आ गया टीएमसी में, टीएमसी का क्या बीजेपी में जाएगा, ये तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वाम दल और टीएमसी के बीच तो विचारधारा का इतना बड़ा फर्क नहीं है। लेकिन ये तो बिल्कुल, यानी कि लेफ्ट से पूरा राइट जाना, ये अलग बात है, किसी और दिन के लिए ये सवाल है। मैं ये पूछ रही हूँ कि आप ये कह रहे हैं कि इन नेताओं की हार के बाद, चाहे वो केजरीवाल हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, नीतीश कुमार के लिए तो जाहिर हम वो कह नहीं सकते ये बात, अब तो वो जैसे आपने कहा कि वो चले गए हैं वानप्रस्थ आश्रम में, उनको भेज दिया गया है। तो क्या ये नेता अब बेहतर नेता बन के उभरेंगे? अब क्या 2019 में वाकई विपक्ष एकजुट नजर आएगा? क्या ये हार का एक बेहतर, ब्राइटर साइड दिखा रहा है? देखिए, अगर ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इनको ये बात समझ में आ गई है कि बीजेपी इनको खत्म कर देगी। और बीजेपी की खास बात है कि वो रीजनल पार्टीज को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। जो उसके एलाइज हैं वो उनको धीरे धीरे खा जाती है। कांग्रेस पार्टी के साथ उल्टा है, उसको उसके अलाइज खाते हैं जो रीजनल पार्टीज होती हैं। तो बीजेपी धीरे धीरे करके, आप देखिए महाराष्ट्र में, देखिए आप, शिवसेना के दो हिस्से कर दिए, दो टुकड़े कर दिए। आपने एनसीपी के दो टुकड़े कर दिए, अकाली अपने घर बैठे हुए हैं। चौटाला की पार्टी टूट चुकी है दो परिवार में। मायावती अपने घर बैठी हुई है। आपने देखा 2024 में दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, मायावती को वोट नहीं दिया। अब आप जाइए उड़ीसा में, बीजेडी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी जो है, उसके लिए भी सरवाइव करना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सत्ता में बीजेपी आ गई है। जो पार्टी बीजेपी के साथ है, टीडीपी, वो जब तक उनके साथ है, जब तक उसका फायदा, तब तक वो सरवाइव कर जाएंगे। अदरवाइज आप कहीं भी उठा के देख लीजिए कि बीजेपी अपने अलायंस को किस तरीके से खत्म कर रही है। और जो इंडिया अलायंस में है उनके साथ जो हो रहा है, उसका ताजा उदाहरण है ममता बनर्जी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कैसे हराया। अब आप देखिए दिल्ली में क्या हुआ। दिल्ली में कांग्रेस की कोर्स पे बीजेपी जीती, अगर आपको अच्छे से याद हो तो। और सबने ये कहा कि नहीं, इंडिया अलायंस के साथ धोखा हो गया। भाई, अरविंद केजरीवाल भी तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते थे, जैसे ममता बनर्जी देखती थी। उन्होंने भी तो मजबूरन ही चीजों को एक्सेप्ट किया था। क्या था, इंडिया अलायंस के अंदर भी एक सब अलायंस था, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी। हम्म। ये अपने हिसाब से चीजों को करते थे। हम्म। तो ममता बनर्जी और शरद पवार साहब जो हैं, वो जिस तरीके से काम करते थे उसके रिपरकशंस थे। इसीलिए राहुल गांधी पीछे हट गए थे, नीतीश कुमार को आगे किया था ताकि सबको इकट्ठा किया जा सके, क्योंकि वो जानते थे कि मेरे छतरी के नीचे ये लोग फिलहाल नहीं आएंगे।
और मुझे लगता है कि शायद इस वक्त का इंतजार था कि कब मैं अपनी छतरी बड़ी करूंगा और उसके बाद इन सबको आना पड़ेगा। इसीलिए ममता बनर्जी को आज याद आई है इंडिया गठबंधन की। नहीं, नहीं, तो ये मुझे बताइए कि क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस हार से कहीं मन-मन मुस्कुरा रहे हैं? क्या वो ये सोच रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस में पहले नहीं बना पाया, जो एक मजबूत अलायंस में इन लोगों के मुख्यमंत्री रहते नहीं बना पाया, अब ये हार कराकर सब मेरे जैसे हो गए हैं और मेरी छतरी के नीचे आ जाएंगे? क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हार का एक बेहतर पहलू ये है कि राहुल गांधी ये सोच रहे हैं कि अब कांग्रेस के छाते के नीचे तमाम लोग आ जाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पार्टी टूट जाएगी और अलायंस बनाना ही पड़ेगा क्योंकि इनके लिए ये वजूद का सवाल हो गया, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस हो गया है? एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का ही सवाल है, राजनीतिक मजबूरियां हो गई हैं सबकी। और अगर अब ये लोग इकट्ठा नहीं होंगे, अब जहां ये विपक्ष में है इनसे वो हिस्सा भी छीन लिया जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल, ये राजनीति है पूरी, देखिए ये राहुल गांधी ने एक बेहतर राजनीतिक चाल चली है और इसीलिए वो उन्होंने ममता बनर्जी, उनको उनके पास ये पहले से रिपोर्ट थी और मुझे जानकारी थी, मुझे बताया भी गया था कि ममता बनर्जी चुनाव हार रही हैं। तो जब राहुल गांधी वहाँ कैंपेन करने के लिए गए थे तो उनकी पार्टी की तरफ से डिमांड आई थी कि नहीं, आपको कैंपेन करना चाहिए और कोई डिफरेंस नहीं है। ममता में बंगाल में जो ममता कर रही हैं और देश में जो मोदी कर रहे हैं वो लगभग एक ही जैसा है और उन्होंने भाषण भी वैसा ही दिया था। तो अब कांग्रेस पार्टी को और खासतौर पे राहुल गांधी को, जिनकी लीडरशिप को कोई मानने के लिए राजी नहीं था, जिनको बात करने के लिए सीनियर नेताओं से, पवार साहब से या मायावती से या ममता बनर्जी से, सोनिया गांधी की जरूरत पड़ती थी, अब वो जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको नेता प्रतिपक्ष के साथ आना होगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि अ, अगर ममता बनर्जी ये चुनाव नहीं हारती तो शायद देश की विपक्ष की राजनीति नहीं बदलती। आज जो जो भी चीजें सामने आई हैं, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में, उसका बड़ा कारण ये है कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की अब मुख्यमंत्री नहीं है, अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं है, नीतीश कुमार एनडीए में है लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है, उनका जिक्र करना भी बेकार है। बाकी जो अभी है अखिलेश यादव के लिए जरूरी इसलिए है कि अगले साल वहां चुनाव है। कोई सर्वाइव इसमें कर पाएगा ना लंबे लंबे समय के लिहाज से रीजनल पार्टीज में, अरफा वो है अखिलेश यादव क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दूसरे हैं तेजस्वी यादव, उनके साइड में एज है। और क्योंकि नीतीश के जाने के बाद, राजनीति से रिटायरमेंट होने के बाद जेडीयू का क्या होगा, कैसे होगा, मर्ज हो जाएगी या वह उसका कुछ हिस्सा आरजेडी में चला जाएगा, वो ये इसमें बहुत सारे सवाल हैं अभी जो उसके जिसके जवाब भविष्य में मिलने वाले हैं। एनसीपी में आप देखिए, अजीत पवार जी के निधन के बाद पवार साहब जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वहां भी ये समस्या है। आप जाइए शिवसेना में, वहां भी ये समस्या है क्योंकि आदित्य ठाकरे उसको अच्छे से कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, उस पर बहुत सारे सवाल हैं। एक नाथ बिल्कुल। शिंदे के पास पार्टी का सिंबल है। तो ये जो सारी समस्याएं पैदा हुई, ये कहाँ से हुई हैं? इसकी मूल जड़ है केंद्र सरकार, बीजेपी। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने इसको तोड़ा है, हिस्सों में बांटा है। वो अलग बात है कि वो चाहते थे कि महाराष्ट्र से हमें ज्यादा फायदा होगा लोकसभा चुनाव में, लेकिन वो नहीं हो पाया उसके बावजूद भी। हुँ। अब आखिरी सवाल आदेश आपसे वो ये कि अब उत्तर प्रदेश का चुनाव है। बहुत बड़ी चुनौती है, देश की राजनीति पूरे तरीके से मैं कहूँगी बदल चुकी है इस वक़्त। अगर 2024 से लेकर 2 साल में हम देखें तो जो भी ज़मीन मिली थी ऑपोज़िशन को, वो ज़मीन भी लेके चली गई बीजेपी और विपक्ष के हिस्से का आसमान भी लेके उड़ गई है। तो ऐसे वक़्त में बड़ा ही डिमोरलाइज़्ड है विपक्ष और उसमें आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को भी अच्छे तरीके से समझते हैं, क्या अखिलेश यादव सबसे ज़्यादा चिंतित और परेशान व्यक्ति हैं आज की तारीख में? नहीं, चिंतित परेशान तो नहीं लगता, लेकिन अखिलेश के पास एक बेहतर होप भी है और वो होप बीजेपी के अंदर से आई है। क्योंकि वो बीजेपी के अंदर से ऐसे आई है अरफा, कि जब बंगाल का रिजल्ट आया तो बीजेपी के अंदर भी एक सवाल था। वो सवाल था कि मोदी के बाद कौन? बंगाल के नतीजों ने साफ कर दिया कि मोदी के बाद अमित शाह, उसमें कोई अब सेकंड नाम नहीं है और वो साफ साफ नजर आता है। तो इसके रिपरकशंस बीजेपी के भीतर भी आएंगे और उत्तर प्रदेश में भी आएंगे, क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह और योगी जी के बीच में कितने अच्छे और कितने प्यारे रिश्ते हैं। और रही बात अखिलेश यादव की राजनीति की, वो पीडीए की बात कर रहे हैं, उधर राहुल गांधी दलित, मुस्लिम, आदिवासी और ओबीसी की बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया गठबंधन के दोनों हिस्से मिलके ओबीसी की का सेंसस की बात करेंगे, क्योंकि जब यूजीसी का मुद्दा आया था तो अखिलेश यादव ने उसका बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। उनके पास एक अच्छा चांस था, सरकार भले ही वाटर टेस्टिंग कर रही थी, लेकिन अखिलेश चाहते तो उसमें कूद सकते थे, लेकिन वो नहीं कूदे। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा हाथ जल जाए। अब अब उनको एक सम्मानित अलायंस बनाना चाहिए राहुल गांधी के साथ मिलके,
क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था, उसमें जो खास तौर पर संविधान का मुद्दा था, ओबीसी का मुद्दा था, उसका फायदा, यानी मैं इसको ऐसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी के इश्यूज का फायदा, यानी जो बिगेस्ट बेनिफिशियरी था वो समाजवादी पार्टी थी, वो अखिलेश यादव थे। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सीटें घटी थी। तो एक सम्मानित अलायंस बनाना चाहिए और अभी से काम करना शुरू करना चाहिए। पीडीए और जो कांग्रेस पार्टी की राजनीति आजकल चल रही है, काशीराम पे फोकस चल रहा है, बुद्धिज्म की बात हो रही है, ओबीसी की बात हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी को ये एहसास हो चुका है कि सरकार का सेंसस नहीं कराएगी। तो जिस वो ओबीसी की बात कर रहे हैं, जो कि एक मेजर चंक है, जो हम सबको पता है, जिसके जिसके डाटा अगर बाहर आएंगे तो पता लगेगा कि वो कहीं ऐसा ना हो कि जाति का 80-20 हो जाए। ठीक है। हम्म। तो उस लिहाज से जब आप सोचेंगे तो अखिलेश यादव को एक बेहतर स्ट्रैटेजी की जरूरत है कि वो इंडिया अलायंस को साथ लेके चलें। जो गलती ममता बनर्जी ने की है वो ये नहीं करेंगे। बिल्कुल आदेश, जो आपने आखिरी सवाल का जवाब दिया उसमें से बहुत सारे सवाल निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि अब कुछ दिनों बाद बहस पूरी उत्तर प्रदेश पे ही शिफ्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल नज़र बना के रखिए, आपकी पैनी नज़र बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि आपको पता होती हैं, जो तथाकथित हमारे दिल्ली के पत्रकार जिन पर बिल्कुल नज़र नहीं रख पाते हैं, हम आप तक दोबारा हम आएंगे और बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश पर अगली बार। लेकिन बहुत बड़ी बात आपने ये कही है कि इन चुनावों ने इंडिया अलायंस का पूरा भविष्य बदल के रख दिया है और 2029 के चुनावों की बिसात अभी से बिछ गई है इस चुनाव के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।